ये कहानी है एक शिकारी की, जो एक भालू के हमले से घायल हो जाता है और उसका साथी उसके बेटे को मार देता है और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। कहानी की शुरुआत में कुछ शिकारियों को दिखाते हैं जो जानवरों को मार के उनकी खाल बेचते थे। उनका एक साथी जिसका नाम ग्लास है अपने बेटे के साथ एक हिरन का शिकार करता है। ये सभी कैप्टन एंड्रयू के लिए काम करते हैं। कैप्टन जॉन से कहता है निकलने की तैयारी करो। तभी ब्रिजर आता है। वो बताता है ग्लास ने हिरन को मारा है और उसे यहाँ लाने के लिए मदद चाहिए, पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उन पर हमला होता है। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था हमला कहाँ से हो रहा है और कौन कर रहा है। ग्लास गोलियों की आवाज़ सुन के अपने बेटे के साथ कैंप की तरफ आता है। वहीं एंड्रयू और उसके साथियों पर तीरों से हमला होता है। एक आदमी भागता है और मारा जाता है। एंड्रयू सबको वहीं पेड़ की आड़ में रहने को कहता है, अगर वो बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। ये हमला वहाँ के कबीले ने किया था। तभी ग्लास वहाँ पहुँचता है। वो सबको जंगल छोड़ के नाव की तरफ जाने को कहता है। वो लोग हर तरफ थे और बहुत ज़्यादा थे। ग्लास को पता होता है वो उनसे नहीं जीत सकते। जॉन अपने साथियों से जानवरों की खाल उठा के नाव पे रखने को कहता है, पर उनके ज़्यादातर साथी मारे जा चुके थे। ग्लास कहता है अपनी जान बचाओ और नाव में बैठो। वो लोग बड़ी मुश्किल से नाव तक पहुँचते हैं। उनके जो साथी पीछे रह गए थे मारे जाते हैं। कबीले ने उन पर हमला इसलिए किया था क्योंकि उनके चीफ की बेटी को कुछ फॉरनर्स उठा के ले गए थे और वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। वहीं कैप्टन एंड्रयू और उसके साथी नाव में आगे बढ़ रहे होते हैं। ग्लास उनका गाइड है। एंड्रयू ग्लास से पूछता है उन्हें क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है ये री का इलाका है। कबीले वालों को ये लोग री कहते थे। वो कहता है उन्हें नाव से उतर के ज़मीन के रास्ते आगे जाना चाहिए, लेकिन जॉन कहता है उन्हें नाव में ही आगे बढ़ना चाहिए। एंड्रयू कहता है वो लोग वैसा ही करेंगे जैसा ग्लास ने कहा, क्योंकि ग्लास इस इलाके को उनसे ज़्यादा अच्छे से जानता है। वो लोग यहाँ नदी के रास्ते आए थे और ज़मीन से वापस जाने का रास्ता सिर्फ ग्लास को पता था। इसके बाद वो नाव से उतरते हैं और आगे का सफ़र उन्हें पैदल तय करना था, लेकिन वो सामान के साथ ये नहीं कर सकते। वो जानवरों की खाल को वहीं छुपा देते हैं। एंड्रयू कहता है वो इन्हें लेने वापस आएंगे, लेकिन जॉन ऐसा नहीं करना चाहता। वो उनकी इस हालत के लिए ग्लास को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है ग्लास ने री को उनके कैंप की लोकेशन बताई है, क्योंकि ग्लास की बीवी भी एक री थी, लेकिन कोई इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जॉन कहता है हमारे इतने आदमी मारे गए पर इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। ग्लास ने अपने लेफ्टिनेंट को मारा था और इस बात पे जॉन उसे उकसाता है, पर ग्लास उसकी बातों का जवाब नहीं देता। हॉक को जॉन पे गुस्सा आता है, लेकिन ग्लास उसे रोक लेता है। वो हॉक को समझाता है उसे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना होगा। वो कहता है लोग जो भी बोलते हैं उन्हें बोलने दो। इसके बाद वो नाव को पानी में छोड़ देते हैं। री अगर उनका पीछा कर रहे होंगे तो वो नाव के पीछे जाएंगे। जो आदमी नाव को पानी में ले गए थे उन्हें कुछ दूर जाके नाव से कूदना था, पर वो ऐसा नहीं करते और नाव में ही आगे बढ़ते हैं। रात वो लोग वहीं जंगल में बिताते हैं। अगले दिन सुबह री उस नाव को पकड़ लेते हैं और उनमें जो आदमी थे उन्हें मार देते हैं। री को लग रहा था उनकी चीफ की बेटी एंड्रयू के साथ है, इसलिए वो उनका पीछा कर रहे थे। वहीं ग्लास सबको लेके जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। एंड्रयू उससे पूछता है क्या हमने नाव छोड़ के सही किया। ग्लास कहता है नदी पे री का कब्जा है, अगर हम नाव में आगे जाते तो मारे जाते। एंड्रयू ग्लास से पूछता है क्या सच में तुमने अपने लेफ्टिनेंट को मारा था, पर ग्लास इसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो लोग एक जगह आराम कर रहे होते हैं। ग्लास शिकार करने जाता है। वो वहाँ अकेला होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वहाँ भालू के बच्चे होते हैं। जब वो पीछे देखता है तो उनकी माँ उस पर हमला कर देती है, जिसमें ग्लास बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ देर बाद ग्लास हिलना बंद कर देता है और भालू उसे छोड़ देता है। भालू ने उस पर हमला किया था अपने बच्चों को बचाने के लिए। भालू के कुछ दूर जाने के बाद ग्लास अपनी राइफल उठा लेता है। भालू एक बार फिर उसकी तरफ आता है। ग्लास उस पर गोली चला देता है और भालू फिर से उस पर हमला कर देता है। और अब ग्लास की हालत बहुत ख़राब थी। ग्लास एक बार फिर मरने की एक्टिंग करता है और भालू उसे छोड़ देता है। इसके बाद ग्लास अपना चाकू निकालता है। भालू भी गोली लगने की वजह से घायल होता है। वो ग्लास पर फिर से हमला करता है, पर ग्लास उस पर चाकू से कई वार करता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी उसके साथी वहाँ आते हैं। वो देखते हैं ग्लास बहुत जख्मी होता है। उसका बहुत खून बह चुका होता है। उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान होते हैं। जॉन कहता है ग्लास को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। री ने गोली की आवाज़ सुन ली होगी। एंड्रयू अपने आदमियों को चौकन्ना रहने को कहता है और वो ग्लास के घाव सिलने लगता है। वहीं जॉन कहता है ग्लास का बचना नामुमकिन है। अच्छा होगा अगर हम उसे इस दर्द से आज़ाद कर दें, वैसे भी वो अगले 1 घंटे में मर जाएगा। तभी ग्लास बेहोश हो जाता है। एंड्रयू कहता है आज रात हम यहीं रुकेंगे। वहीं री के सरदार को दिखाते हैं। वो कुछ लोगों से मिलता है। वो एंड्रयू से लूटी हुई जानवरों की खाल के बदले उनसे घोड़े और बंदूकें लेने आया है, पर वो आदमी घोड़े देने से मना कर देता है। वो कहता है वो बंदूकों का सौदा करता है, घोड़ों का नहीं। सामान देखने के बाद वो कहता है इन सब पे निशान लगे हैं, ये आधे दाम पे बिकेंगे। लेकिन री को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उन्हें बस घोड़े चाहिए थे, लेकिन वो आदमी उन्हें घोड़े देने से मना कर देता है। सरदार कहता है, मुझे घोड़े और हथियार चाहिए अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। ये जंगल हमारा है, तुम चाहो तो हमें रोकने की कोशिश कर सकते हो। और वो घोड़े लेके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एंड्रयू अपने आदमियों से कहता है, हमें ग्लास को उठा के ले जाना होगा, सब बारी बारी उसे उठाने में मदद करेंगे। ब्रिजर उस भालू के पंजे की माला बना के ग्लास के बैग में रख देता है। अगले दिन वो ग्लास को उठा के आगे बढ़ते हैं। ग्लास को उठाने के लिए उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। मौसम भी बिगड़ने लगता है, बर्फ पड़ने लगती है। ग्लास का बेटा हर वक्त उसके साथ होता है। आगे उन्हें एक पहाड़ पार करना होता है और बर्फ की वजह से उनके पैर फिसल रहे होते हैं। जॉन कहता है वो ऐसे पहाड़ पार नहीं कर सकते, वो सब थक चुके होते हैं। एंड्रयू ग्लास को गोली मारने वाला होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कहता है जो भी यहाँ ग्लास के साथ रुकेगा उसे एक्स्ट्रा $70 मिलेंगे। ब्रिजर कहता है वो पैसों के बिना भी ग्लास के साथ रुकेगा। जॉन कहता है 3 आदमी री को नहीं रोक सकते, उन्हें एक और आदमी चाहिए था जो पीछे रुकेगा, पर कोई उसके लिए तैयार नहीं होता। हॉक और ब्रिजर अपना हिस्सा भी देने को तैयार हो जाते हैं। सब मिला के लगभग $200 हो रहे थे और जॉन पैसों के लिए पीछे रुकने को तैयार हो जाता है। एंड्रयू जॉन से कहता है जब समय आए तो ग्लास को सही ढंग से दफनाना। इसके बाद ब्रिजर, हॉक और जॉन ग्लास के साथ जंगल में रुकते हैं। जॉन ग्लास के लिए कब्र खोदता है, पर उसकी सांसें चल रही होती हैं। जॉन ग्लास का मरने का इंतज़ार कर रहा होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर ग्लास हिम्मत नहीं हारता। फिर एक दिन जॉन और ग्लास अकेले होते हैं। जॉन को पता था री उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं और मौसम भी ख़राब हो रहा था। वो ग्लास से कहता है अपने बेटे के बारे में सोचो, जब तक तुम जिंदा हो वो यहाँ से नहीं जाएगा और यहाँ उसकी जान को खतरा है। वो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस दर्द से आज़ाद कर सकता हूँ। वो ग्लास को आंखें झपका के इशारा करने को कहता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए ग्लास उसे इशारा करता है। इसके बाद जॉन ग्लास का दम घोटने लगता है, पर तभी हॉक आ जाता है और शोर मचा के ब्रिजर को बुलाने लगता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये ग्लास का फैसला है, पर हॉक कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जॉन उसे चाकू मार देता है और हॉक ज़मीन पे गिर जाता है। ग्लास अपने बेटे को मरता हुआ देखता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ देर बाद ब्रिजर आता है। वो हॉक के बारे में पूछता है। जॉन कहता है मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। गले पे चोट लगने की वजह से ग्लास कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सुबह जॉन ब्रिजर को उठाता है। वो कहता है 20 री उनकी तरफ आ रहे हैं, अपना सामान उठाओ, हमें जाना होगा। ब्रिजर पूछता है पर हॉक का क्या? जॉन कहता है वो या तो मर चुका है या री ने उसे पकड़ लिया है। ब्रिजर कहता है हमने कैप्टन से वादा किया है, समय आने पे हम उसे दफनाएंगे। जॉन ग्लास की राइफल ले लेता है और ब्रिजर से कहता है जिंदा रहना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, पर ब्रिजर ग्लास को साथ ले जाना चाहता था। इसके बाद जॉन ग्लास को पैरों से पकड़ के घसीटता है और कब्र में डाल देता है। ब्रिजर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, वो जिंदा है अभी। जॉन कहता है तो गोली मार दो उसे, और वहाँ से चला जाता है। ब्रिजर के पास जॉन के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो ग्लास से माफ़ी मांगता है और अपनी पानी की बोतल वहाँ छोड़ के चला जाता है। कुछ देर बाद ग्लास उठने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो बड़ी मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकलता है और रेंगते रेंगते हॉक के पास पहुँचता है। वहीं कैप्टन एंड्रयू बाकी लोगों के साथ होता है। आगे कहाँ जाना है उनमें से किसी को नहीं पता था। ब्रिजर एक जगह आराम कर रहा होता है। जॉन कहता है चलो हमें निकलना है। ब्रिजर पूछता है तुमने वहाँ कितने री देखे थे? जॉन कहता है कम से कम 12। ब्रिजर कहता है पर तुमने कहा था वहाँ 20 री थे। जॉन कहता है 12 हो या 20 क्या फ़र्क पड़ता है? तभी ब्रिजर उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है क्या तुमने सच में वहाँ री को देखा था? जॉन कहता है नहीं, और वो ब्रिजर की राइफल छीन लेता है और कहता है ऐसा करके मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वहीं ग्लास अपने बेटे को अलविदा कहता है। अब उसे जॉन से बदला लेना था। वो अपना बैग लेता है और जिस भालू को उसने मारा था उसकी खाल पहन के रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। जिंदा रहने के लिए वो मरे हुए जानवरों की हड्डियों से मांस नोच के खाता है। वहीं जॉन और ब्रिजर भी पैदल आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी री भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जॉन ने ग्लास को दफनाया था। री ग्लास के नज़दीक पहुंच चुके थे। ग्लास रेंगता हुआ एक नदी के पास पहुंचता है और पानी पीने लगता है, लेकिन उसके गले की चोट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। वो घाव बंद करने के लिए अपने गले पे गन पाउडर डालता है और उसमें आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। एंड्रयू अपने आदमियों के साथ एक बर्फ़ के पहाड़ को पार कर रहा होता है। जॉन और ब्रिजर भी बस चलते ही जा रहे थे। जब ग्लास को होश आता है वो एक लकड़ी के सहारे चलने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं कर पाता। वो बहुत कमज़ोर होता है। जिंदा रहने के लिए उसे जो मिलता है वो खाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। वहाँ री होते हैं। उनसे बचने के लिए वो पानी में चला जाता है। वो लोग हर तरफ होते हैं। तभी एक री उसे देख लेता है और उनसे बचने के लिए ग्लास नदी में चला जाता है।
री उस पर हमला करते हैं पर वो बच जाता है। पानी में बहता हुआ ग्लास बहुत आगे निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से वो नदी से बाहर निकलता है। ठंड से उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके हाथ भी जम रहे थे और वो वहीं लेट जाता है। ब्रिजर और जॉन एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ सब मरे हुए होते हैं। उन्हें वहाँ घोड़े मिलते हैं और खाने के लिए मीट। रात वो दोनों वहीं बिताते हैं। ग्लास भी रात वहीं नदी किनारे बिताता है। वो नदी से मछली पकड़ के खाता है। अब वो लकड़ी के सहारे थोड़ा बहुत चल पा रहा था। वो आगे बढ़ता है। वो देखता है कुछ भेड़िए जंगली भैंसों का शिकार कर रहे थे। वो वहीं रुक के उनके जाने का इंतज़ार करता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। भेड़िए वहाँ से भाग रहे होते हैं। वहाँ एक री होता है जिसने भेड़ियों से उनका शिकार छीन लिया था। ग्लास बहुत भूखा होता है। वो री की तरफ बढ़ता है। ये री उन री से अलग है जो उनका पीछा कर रहे थे। ये अकेला होता है। वो ग्लास को मारने वाला होता है। ग्लास उसे खाना खाने का इशारा करता है और रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो एक मांस का टुकड़ा ग्लास की तरफ फेंकता है। ग्लास बहुत दिनों से भूखा होता है और री को पता होता है ग्लास से उसे खतरा नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं मारता। अगले दिन सुबह री ग्लास के शरीर पे चोट के निशान देखता है। ग्लास उनकी भाषा जानता था। वो उसे बताता है भालू ने उस पर हमला किया था और उसके साथियों ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने उसके बेटे को भी मार दिया। री कहता है उसने भी अपने परिवार को खोया है। वो अपने लोगों को ढूंढने जा रहा है। वो ग्लास को अपने साथ ले जाता है। एक दिन री ग्लास से कहता है तुम्हारे घाव सड़ रहे हैं, इसका इलाज नहीं किया तो तुम मर सकते हो। इसके बाद वो कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता है। वहीं ब्रिजर और जॉन वापस फोर्ट पहुंचते हैं। जॉन कैप्टन से कहता है उन्होंने ग्लास के मरने के बाद उसे सही ढंग से दफनाया, लेकिन उन्हें हॉक का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद एंड्रयू जॉन और ब्रिजर को पैसे देता है, लेकिन ब्रिजर वो पैसे लिए बिना वहाँ से चला जाता है। ग्लास को वहाँ छोड़ के आना ब्रिजर को सही नहीं लग रहा था। वहीं ग्लास और री बर्फ़ के तूफान में फंस जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत ख़राब होती है और वो घोड़े से गिर जाता है। उसका शरीर जवाब दे रहा था। री ग्लास को बचाने के लिए एक टेंट बनाता है और आग जलाता है। वो ग्लास के घाव पे वो जड़ी बूटी लगाता है और टेंट के अंदर गर्म पत्थर रख के टेंट बंद कर देता है। अगले दिन ग्लास को होश आता है और वो टेंट से बाहर आता है, लेकिन री वहाँ नहीं होता। लेकिन उसका खाना वहीं होता है। ग्लास को उसके पैरों के निशान मिलते हैं। ग्लास की हालत अब पहले से बेहतर थी। वो उन निशानों के पीछे जाता है। जब ग्लास ऊपर पहुँचता है तो वहाँ री को मार के पेड़ पे लटकाया हुआ होता है। ग्लास देखता है वहाँ कुछ आदमी होते हैं जिन्होंने उस री को मारा था। ये वही आदमी है जिनसे कबीले के सरदार ने घोड़े लिए थे। तभी उस कबीले का सीन दिखाते हैं। एक री बताता है पास ही में एक कैंप का पता चला है। ग्लास रात भर वहीं इंतज़ार करता है। इन्हीं आदमियों के पास वो लड़की थी जिसे री ढूंढ रहे थे। ग्लास देखता है एक आदमी उस लड़की को ले जा रहा होता है। ग्लास उस आदमी की बंदूक ले लेता है और उस लड़की को बचाता है। वो उसे लड़की के हवाले कर देता है और घोड़े लेने जाता है। तभी कुछ आदमी उनकी तरफ आते हैं और वो लड़की उस आदमी को चाकू मार के भाग जाती है। ग्लास भी एक घोड़ा लेके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और अब वो लड़की भी आज़ाद थी। वो रात ग्लास वहीं जंगल में बिताता है। री उसकी तरफ आ रहे होते हैं। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो री उस पर हमला कर देते हैं। वो अपने घोड़े में वहाँ से भागता है। री उसका पीछा करते हैं। आगे खाई होती है और ग्लास घोड़े के साथ खाई में गिर जाता है। जब ग्लास को होश आता है तो ठंड से उसका शरीर जम रहा होता है और खुद को गर्म रखने के लिए वो घोड़े के पेट को फाड़ के उसके अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर निकलता है। इसके बाद वो एक बार फिर आगे बढ़ता है। आगे का सफ़र उसे पैदल ही तय करना था। वो पूरे दिन चलता है और अंधेरा होने पे आराम करता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा होता है। वो सिर्फ जॉन से बदला लेने के लिए जिंदा था। एक दिन एक आदमी कैप्टन एंड्रयू के कैंप पहुंचता है। उसके पास वो बोतल थी जो ब्रिजर ने ग्लास के लिए छोड़ी थी। जब वो उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है ये उसे रास्ते में पड़ी मिली। ब्रिजर कहता है वो हॉक हो सकता है, पर जॉन जानता था वो हॉक नहीं है। वो आदमी कहता है जहाँ से उसे ये बोतल मिली है वो ज़्यादा दूर नहीं है। एंड्रयू अपने आदमियों के साथ वहाँ के लिए निकलता है। जॉन समझ जाता है ये ग्लास है। वो जानता था अब सबको पता चल जाएगा कि उसी ने हॉक को मारा है और ग्लास को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। एंड्रयू अपने आदमियों के साथ हॉक को ढूंढता है। रात हो जाती है पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी सामने से ग्लास उनकी तरफ आता है। ग्लास को देख के एंड्रयू और ब्रिजर के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है जॉन और ब्रिजर ने उससे झूठ कहा। सुबह एंड्रयू सबसे पहले कैंप पहुंचता है। वहाँ वो जॉन को ढूंढता है, पर जॉन वहाँ नहीं होता। उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला होता है। वो अंदर जाता है। उसकी तिजोरी खुली हुई होती है। जॉन पैसे लेके वहाँ से भाग गया होता है। तभी वो लोग ग्लास को लेके कैंप पहुँचते हैं। एंड्रयू ब्रिजर को गिरफ्तार करने को कहता है। इसके बाद वो ग्लास के पास जाता है। वो एंड्रयू को बताता है इसमें ब्रिजर की गलती नहीं है। जॉन ने उससे भी झूठ कहा था। वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था।
जब जॉन ने मेरे बेटे को मारा तो ब्रिजर वहाँ नहीं था। ग्लास कहता है मुझे एक घोड़ा और बंदूक चाहिए। एंड्रयू कहता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो, मैं खुद जॉन के पीछे जाऊँगा। ग्लास कहता है उसने मेरे बेटे को मारा है, उसकी जान तो मैं ही लूँगा। अगले दिन वो दोनों जॉन की तलाश में निकलते हैं। कुछ दूर जाके उन्हें जॉन के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं और वो उन निशानों का पीछा करते हैं। वो दोनों रात वहीं जंगल में बिताते हैं। एंड्रयू ग्लास से पूछता है क्या ये सच है तुमने एक ऑफिसर को मारा है? ग्लास कहता है मैंने उस आदमी को मारा जो मेरे बेटे को मारना चाहता था। अगले दिन वो दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ 2 रास्ते थे, वो दोनों अलग अलग रास्ते जाते हैं। तभी जॉन एंड्रयू के सामने आ जाता है। एंड्रयू उसे वापस कैंप चलने को कहता है, पर जॉन को पता था हॉक को मारने के लिए उसे मौत की सज़ा होगी। एंड्रयू और जॉन दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और गोली की आवाज़ ग्लास सुन लेता है। जब ग्लास वहाँ पहुँचता है तो एंड्रयू वहाँ मरा पड़ा होता है। वो एंड्रयू की बॉडी लेके आगे बढ़ता है। ग्लास को पता होता है जॉन उस पर नज़र रख रहा होगा। वो एक जगह रुक के एक लकड़ी का टुकड़ा काटता है। वहीं जॉन दूर से उसे देख रहा होता है। इसके बाद जॉन उस पर गोली चलाता है और ग्लास नीचे गिर जाता है। जब जॉन उसके पास आता है वो देखता है उसने जिसे गोली मारी है वो ग्लास नहीं एंड्रयू है। तभी ग्लास उस पर गोली चलाता है जिससे जॉन घायल हो जाता है और वो जंगल की तरफ भागता है। ग्लास उसका पीछा करता है। जॉन भागते भागते नीचे गिर जाता है और ग्लास उसके पीछे जाता है। ग्लास कहता है तूने मेरे बेटे को मारा है और वो जॉन पे हमला कर देता है। इसमें जॉन की उंगलियां कट जाती हैं। तभी जॉन चाकू निकालता है और ग्लास के पैर पे वार करता है। वो दोनों लड़ते लड़ते ज़मीन पे गिर जाते हैं और उनकी हाथापाई होने लगती है और इसमें ग्लास वो चाकू निकाल के जॉन के पेट में घुसा देता है। जॉन कहता है मुझे मार के तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। ग्लास उसे मारने वाला होता है। तभी वो देखता है नदी के दूसरी तरफ री होते हैं। ग्लास जॉन को पानी में डाल देता है और वो बहता हुआ री के पास पहुंचता है और री उसे मार देते हैं। इसके बाद वो नदी पार करते हैं, पर वो ग्लास को नहीं मारते क्योंकि उनके साथ वो लड़की थी जिसे ग्लास ने बचाया था। री इसी लड़की को ढूंढ रहे थे और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।